जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों। आप सभी को आज जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। परीक्षा की दृष्टि से आप इन्हें जितनी जल्दी हो सके, ये विज्ञान का है, मैं इसके पहले डाल चुका हूँ। आप सभी इनको जितनी जल्दी हो सके आप इन्हें याद करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलो आइए पहला ही क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन भी बहुत सरल सरल है, ऐसे कोई एमपी बोर्ड भी कठिन क्वेश्चन नहीं पूछता आपसे। निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? खोखले पानी में जलवाष्प बनना, बर्फ का पिघलकर जल बनना, एलपीजी का दहन और नमक का पानी में घुलना। तो आप देखोगे एलपीजी का दहन, उत्तर क्या आ जाएगा हमारा? एलपीजी का दहन, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि पहला आप 2-3 बार पढ़ोगे, एलपीजी का दहन, ठीक है। भौतिक परिवर्तन नहीं है तो देखो, खोखले पानी से जलवाष्प बनना भौतिक परिवर्तन है, बल्ब को पिघलकर वाप जल बनना ये नमक का पानी में घुलना, ठीक है। एलपीजी का दहन, तो एलपीजी का जो दहन होता है वो भौतिक परिवर्तन नहीं है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, देखिए इस क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा आप सभी, ठीक है। निम्नलिखित में से क्वेश्चन क्या है अपना, फिर से देखते हैं, चलो आइए। निम्नलिखित में से कौन सा उष्माक्षेपी अभिक्रिया, निम्नलिखित में कौन सी उष्माक्षेपी अभिक्रिया? जल के बिना बुझे चूने से अभिक्रिया, कपूर के क्रिस्टलीकरण का उदाहरण, जल का वाष्पीकरण और शुष्क बर्फ। तो इसका जो उदाहरण है वो क्या है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। निम्न में से कौन सी उष्माक्षेपी अभिक्रिया? तो आप सभी को पता है कि जल के बिना बुझे चूने से अभिक्रिया, और ये जो अपना पहला टिक हो जाएगा। लेकिन हम गौर करेंगे कि यदि आप इसे पढ़ते रहें रोज, तो एक पथ दो काम, उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण तो आप लिख सकते हो। उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण क्या लिखोगे? जल की बिना बुझे से चूने से अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ पर एक आपको एक पथ दो काम, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण देना है कि कौन सी अभिक्रिया का? विस्थापन अभिक्रिया। तो हम कह सकते हैं, यहाँ पे देखो 6Fe2O3+2Al, ठीक है। यहाँ पर ये जो आप गौर करोगे Fe, ठीक है, Fe हटकर इसकी जगह क्या जुड़ जाएगा? एल्यूमिनियम। तो एक एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को विस्थापित कर रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप सभी याद कर लीजिएगा इसे भी। H2, हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन का ह्रास, अपचयन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है यार, ये तो क्या है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन रहता है जब भी मैं अक्सर पढ़ाता रहता हूँ। अपचयन अभिक्रिया, क्योंकि 11वीं 12वीं केमिस्ट्री से संबंधित है। हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन का ह्रास कौन सी अभिक्रिया में होता है? तो हम फटाक से कह सकते हैं अपचयन अभिक्रिया। हाइड्रोजन का योग मतलब हाइड्रोजन जिस जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ रहा है और ऑक्सीजन घट रहा है या ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम कौन सी कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया। अच्छा, जिन अभिक्रियाओं में, ये सभी तो इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है, देखो, जिन अभिक्रियाओं में उष्मा अवशोषित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ये परिभाषा भी हो गई, एक पद दो काम, क्योंकि आपको अंतर भी आएगा उष्माक्षेपी और उष्मा शोषी में अंतर। तो जिन अभिक्रियाओं में उष्मा का अवशोषण होता है उन्हें उष्मा शोषी अभिक्रिया है, ठीक है। कौन सी? उष्मा शोषी। 4 ऑप्शन से डायरेक्ट है ना। चलो आप आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? तो आकार का परिवर्तन। छठे में कौन सा कर देंगे हम? आकार का परिवर्तन। ये रंग का परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, आकार में परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन की विशेषता क्या नहीं है? ये हो जाएगा अपना आकार में परिवर्तन, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन भी 32 ऑब्जेक्टिव है, तो उस हिसाब से ही तो आपको तैयारी करवानी पड़ेगी। खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना किस प्रकार की अभिक्रिया? देखिए, खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उष्माक्षेपी। कौन सी? उष्माक्षेपी। हमारे साथ यही अभिक्रिया होती है, उष्माक्षेपी। श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया, बहुत बढ़िया उदाहरण है। आप सभी को पता है सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम क्या है? एक्वा रेजा। जबरदस्त क्वेश्चन, वेरी आई एम पे लगा लेना, फिर से कह रहा हूँ, ठीक है। सभी को एक्वा ये जो है ना, एक्वा रेजा, ये आता ही आता है। और बहुत सारे जो ये सोनार वोनार के पास हम जब जाते हैं, सोना होना, तो ये एक्वा रेजा में हमारे सोने के गहने जो रहते हैं उसको गला लेते हैं, और हल्का सा सोना भी चले जाए तो ग्राम ग्राम से उनका तो फायदा होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक्वा रेजा का जो विलयन रहता है, ठीक है, उसमें क्या रहता है कि वो सोने और प्लेटिनम को भी गलाने की क्षमता रखता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? आप सभी को पता है कि जब भी हम कोई रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
जब भी हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को देखते हैं तो हम देखते हैं कि उसके अंतर्गत जो अभिकारक कौन भाग लेता है, अभिकारक। एक साइड अभिकारक रहते हैं और अभिक्रिया जब आपस में होती है। तो अब हम देखेंगे कि लंबे समय तक समय तक सेवन न करने पर सूखे मेवे, काजू बादाम सड़ जाते हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, विकृत गंधिता। क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। जबरदस्त क्वेश्चन आता ही आता है। लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखे मेवे सड़ क्यों जाते हैं, तो विकृत गंधिता के कारण। ठीक है, चलो ये आपके पहले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर है, ज़रा ध्यान दे दीजिएगा। मतलब 4 नंबर में आपको आना ही आना है। ठीक है, चलो इनको थोड़ी देर से करवाएंगे। यही क्वेश्चन आपको हो सकता है त्रैमासिक देखने को में मिल जाए। निम्न में से कौन सा लवण जलयुक्त नहीं है, तो हमें पता है कि कौन सा लवण क्रिस्टलन जलयुक्त नहीं है, तो खाने का सोडा। कौन सा, खाने का सोडा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा लवण क्रिस्टल जलयुक्त नहीं है, तो आप लिखोगे खाने का सोडा। अगला है पाचन के समय आमाशयिक पाचक रसों का पीएच मान किसके बराबर होता है, तो हम इसे भी देखो, पाचन के समय आमाशयिक पाचक रस होता है 7 से कम। कितना रहता है पीएच मान, 7 से कम। इसी प्रकार निम्न में से किसको सोने के विलय के लिए प्रयुक्त माना जाता है, तो देखो 4 ऑप्शन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और अम्लराज। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, अम्लराज, चौथा वाला। कौन सा, अम्लराज, है ना। इसी प्रकार हम देखेंगे कि निम्न में से किसकी प्रकृति अम्लीय है, लाइम जूस, मानव रक्त, चूने का पानी और प्रति अम्ल। तो हम लिखेंगे लाइम जूस। इसका कौन सा आ जाएगा, लाइम जूस। बेकिंग पाउडर बनाने में प्रयुक्त अवयव में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का एक अवयव होगा, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, खाने का सोडा जिसे बोलते हैं, खाने का सोडा बार बार पूछा जाता है, तो इसका अवयव क्या रहेगा, टार्ट्रिक अम्ल। एक बार दोबारा मैं सूत्र लिख देता हूँ सोडियम बाइकार्बोनेट का, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। खाने का सोडा बोलते हैं, सफ़ेद कलर का रहता है, अक्सर एसिडिटी में भी काम में आता है। अपच के उपचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी औषधि उपयुक्त है, एंटासिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी हो जाएगी, एंटासिड। ठीक है, अपच के उपचार में आता है क्वेश्चन। टमाटर में कौन सा अम्ल रहता है, टमाटर, आप सभी ने खाया होगा टमाटर, मैंने भी खाया है, ऑक्सैलिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल रहता है, ऑक्सैलिक अम्ल। पीएच स्केल रहती है 0। क्या पूछा है, पीएच स्केल की परास क्या होती है, तो आप सभी को पता है पीएच स्केल, सभी टीचर पढ़ाते हैं पीएच स्केल के बारे में। 0 से लेकर 14 कितनी रहती है, 0 से लेकर 14। तो जो 7 है, 0 से लेकर 7 और 7 से लेकर 14, 7 से कम जिसका भी पीएच मान रहेगा वो अम्ल कहलाते हैं, एसिड। 7 उदासीन, पानी का पीएच मान 7 ही रहता है, और 7 से अधिक क्षार। ठीक है, याद रखिएगा। इसी प्रकार अम्ल और क्षार के बीच जो होने वाली क्रिया रहती है उसे क्या कहते हैं, तो हम उस अभिक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण। कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, उदासीनीकरण। ठीक है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है, तो सभी को पता है, बच्चे को पता है कि चींटी के डंक में कौन सा रहता है, क्योंकि कभी न कभी तो चींटी काटती, मेंथोइक अम्ल। कौन सा अम्ल रहेगा, मेंथोइक अम्ल। इसे फार्मिक अम्ल भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो ये कौन सा रहेगा, तीर के निशान से देखो, मेंथोइक अम्ल, है ना। इसी प्रकार कठोर जड़ को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो इसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम है इसका, सोडियम कार्बोनेट। अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है, तो अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान रहेगा वो कितना रहेगा, 5.6 से कम, 5.6 से कम। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का रासायनिक सामान्य नाम क्या है, तो हमें पता है खाने का सोडा। अभी मैंने सूत्र भी लिखा था, एक बार फिर से कह रहा हूँ, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा, नॉर्मल दुकानों पे भी मिलता है। ठीक है, निम्न में सिरके का में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है, तो एसिटिक अम्ल। सिरका, एसिटिक अम्ल। सिरके में कौन सा अम्ल रहता है, एसिटिक अम्ल। आप सभी भी सब्जी में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अचार में डलता है एसिटिक। ठीक है, सिरके। रंग परिवर्तन के द्वारा सूचक हमें बताते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्ल तथा कौन सा पदार्थ क्षार है। ये किससे पता चलता है हमें, गंधी सूचक। किसके द्वारा पता चलता है, गंधी सूचक। इसके बाद अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है, खट्टा स्वाद और नीले लिटमस को लाल कर देता। अनिल, अम्ल के लिए एक बहुत अच्छी बात है, अनिल, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, याद रखिएगा।
सूत्र देख लीजिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन, मेडलिफ मेडलिफ ने आवाज सारणी को तत्वों, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। मेडलिफ ने आवाज सारणी के तत्वों को आवर्त तालिका में व्यवस्थित किया गया क्रम। तो हम सभी को पता है कि मेडलिफ ने बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक किससे करा था? बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक। मेडलिफ ने आवर्त सारणी को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक, ठीक है। सेकंड, निम्नलिखित में से आधुनिक आवर्त सारणी, ये अपनी जो आधुनिक आवर्त सारणी है ना, आप सभी को पता होगा कि आधुनिक आवर्त सारणी के लिए कथन सत्य है। तो इसके अंदर आप सभी को पता है 18 ऊर्ध्वाधर खाने, कितने खाने? 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। ध्यान रखिएगा, 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ और 7 क्षैतिज पंक्तियां भी रहती हैं। कितनी रहती है? 7, ठीक है। तो 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ठीक है। इसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? 2 और 8 वाले तत्वों की स्थिति क्या है? तो उन्हें 18वां समूह कौन से ग्रुप में रखा है? 2 और 8 जिसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो लास्ट में, तो 18वें समूह से। आखिरी गेस शून्य समूह, बहुत ये भी एग्जाम में आता ही आता है। सभी कार्बनिक यौगिकों का सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व संबंधित है। तो इसका जो आपको आ जाएगा, सभी कार्बनिक यौगिकों का सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व संबंधित है, तो समूह 14 से। कौन से समूह से? समूह 14 से। अच्छा, इन्हीं में से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन रखता है? तो पी, पोटेशियम। पोटेशियम का तो क्या रहता है? फास्फोरस। पी क्या आ जाएगा इसका? पी। पोटेशियम का क्या रहता है? कुछ रिक्त स्थान है, क्योंकि रिक्त स्थान भी आने वाला है अपने को, ठीक है। चलो पहला ही रिक्त स्थान देख लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी, मोजले की आवर्त सारणी डेट पर आधारित है। तो सभी को पता है, ये भी बच्चे को पता है 10वीं के, कि आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक। आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? तो फ्लोरीन। फ्लोरीन। समूह 17 के तत्वों को हेलोजन, शादी वाले हेलोजन नहीं, समूह 17 के तत्वों को हेलोजन कहा जाता है, याद रखिएगा। क्या कहते हैं? नहीं तो पता चले बच्चे शादी वाले हेलोजन याद रख लें। हेलोजन तत्व क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन, 5 तत्व है, ठीक है। तो याद रखिएगा, समूह 17 के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? हेलोजन। अष्टक नियम किसने प्रतिपादन किया? सभी को पता है, न्यूलैंड्स। किसने किया? न्यूलैंड्स। तत्वों के त्रिक की व्यवस्था किसने दी? डोबेराइनर। त्रिक नियम किसने दिया? डोबेराइनर। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितनी है? अभी ऊपर भी बताया था, 18। कितनी? एका एल्यूमिनियम किस प्रकार का ऑक्साइड बनाता है? क्षारीय। कौन सा ऑक्साइड बनाएगा? क्षारीय। अच्छा, अक्सर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेडलिफ द्वारा तत्वों को कितने तत्वों को वर्गीकृत किया गया था? तो हम कहेंगे 63 तत्व। कितने थे? 63। एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक 2, 8, 7 है, तो उस तत्व का नाम क्या है? जबरदस्त क्वेश्चन, क्लोरीन। क्या है? क्लोरीन। इसे Cl, ठीक है। परमाणु क्रमांक 17 रहता है। कितना रहता है? 17। इसके 2 समस्थानिक भी रहते हैं, ठीक है। ये सही जोड़ी, कुछ सही जोड़ियाँ है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लिथियम का डायरेक्ट बनाओ उपधातु, सिलिकॉन, इसका सेकंड का सी धातु, ऑक्सीजन अधातु, फ्लोरीन हेलोजन, मैंने कहा ना हेलोजन, समूह 17, नियान आखिरी गैस, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो आइए, कुछ सत्य आखिरी गैसों के सभी को पूर्णतः भरे रहते हैं, सत्य। जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है, बिल्कुल सत्य है। ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ेगा। आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान विवादास्पद है, असत्य। कार्बन तत्व कुल 2 कोष 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन रखता है, सत्य है। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या पिकोमीटर है, असत्य है, ठीक है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यदि जिस किसी बच्चे ने भी ये सभी क्वेश्चन पढ़ लिए, वसा का अम्ल में परिवर्तन क्या कहलाता है, क्या कौन करता है? वसा को लाइपेज, उसे टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। श्वसन, तो श्वसन क्या है? अपचयन, उपचयन, अपचयन, परिसंचरण, उत्सर्जन। तो श्वसन कौन सी अभिक्रिया? अपचयन। कौन सी? अपचयन। स्वपोषी
पोषण के लिए आवश्यक है। ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे दिए कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो आप देख लीजिएगा क्या आ जाएगा। सभी प्रकाश संश्लेषण पौधे किस भाग पर होता है, तो पत्ती। देखो, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक में आ जाएगा सभी। प्रकाश संश्लेषण पौधे किस भाग में होता है, पत्ती। हृदय के वाल्व, क्या है, हृदय में वाल्व, संकोचन इसका। मनुष्य में वृक्क एक उत्सर्जन तंत्र से भाग है, तो वृक्क हमेशा उत्सर्जन, किससे, उत्सर्जन। पादकों में जाइलम उत्तरदायी है, तो जल का वहन। जाइलम का क्या आ जाएगा, जल का वहन, है ना, याद रखिएगा। अब जो सही जोड़ी है वो उसको तो देख लीजिएगा, आपको 3-4 सही जोड़ी है, इनमें से ही आपको सही जोड़ी देखने को मिलेगी। चलो आइए देखते हैं। ठीक है, पहली सही जोड़ी पित्तरस, तो डी, पित्तरस पित्ताशय। ट्रिप्सिन, सेकंड का सी, प्रोटीन। यकृत, यकृत का यूरिया का निर्माण। लाइपेज, लाइपेज का आ जाएगा आपका ई, वसा। और इंसुलिन, इंसुलिन का आ जाएगा आपका अग्नाशय। ठीक है, ये पहले सही जोड़ी है। अगली सही जोड़ी हमारी ये आ रही है। ठीक है, तो सेकंड, क्योंकि सही जोड़ी आपको इसी में से आती है, तो आप स्वाभाविक है कि स्वपोषी पोषण पौधे, स्वपोषी पोषण कौन बनाते हैं, पौधे। विषम पोषी पोषण, विषम पोषी, सेकंड का हिरण। कहाँ हिरण दिख रहा है आपको, ये ला सी। परजीवी, जोंक। भोजन का स्थानांतरण, फ्लोएम। और पित्त, पित्त का यकृत। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सही जोड़ी का। प्रोटीन अमीनो अम्ल के रूप में अवशोषित होते हैं। उसके बाद जैव प्रक्रम कहलाता है, ये थोड़ा सा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सभी सत्य असत्य। आनुवांशिकता का जनक किसे कहते हैं, तो गेगर जान मेंडल। किसे कहते हैं आनुवांशिकता का जनक, गेगर जान मेंडल को। सभी को पता आनुवांशिकता का जनक किसे कहते हैं, तो जान मेंडल। नर, ये बहुत बार आता है जान मेंडल, और इसने प्रयोग किस पर करा था, ये भी अभी हम देखेंगे। ठीक है, नर और मादा, नर एवं मादा, नर में कौन सा गुणसूत्र लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी रहता है, तो XX। मादा में रहता है XX, मादा में XX गुण धर्म, और नर में कौन सा रहता है XY। निम्नलिखित में से कौन सा रोग अनुवांशिक है, तो डायबिटीज। अनुवांशिक रोग कौन सा है, डायबिटीज। मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र होते हैं, तो 23 जोड़े। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितने, 23 जोड़े। और अभी मैंने कहा था कि मेंडल ने कौन सा, किस पौधे पर प्रयोग किया था, तो मटर। मेंडल मतलब मटर के पौधे पर। ठीक है, किस पौधे पर, मेंडल। इन्हें आनुवांशिकता का जनक कहते हैं। ठीक है, एक इसका 3:1 आ जाएगा, है ना। इसके बाद जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं उन्हें आनुवांशिक। देखो 2018 में भी आया, अपने को भी इस बार फिर से आ रहा है, तो आनुवांशिक। जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं उन्हें आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। जीन एक आनुवांशिक इकाई है, जीन क्या है, आनुवांशिक इकाई है। सेकंड का, आनुवांशिक पदार्थों का विनिमय, अर्ध क्रॉसिंग ओवर या अर्धसूत्री विभाजन। सभी जीव शरीर में सभी जीवों का शरीर काय से बना होता है, हमारा सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं के, किसके द्वारा बना होता है। देखो आनुवांशिकता का प्रतिपादन किसने किया, तो गेगर जान मेंडल एक। ठीक है, जीन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम, तो जीन की खोज करने वाले का नाम था मेंडल। आनुवांशिकता का जनक 2 बार, देखो बार बार यही क्वेश्चन आ रहा, आनुवांशिकता का जनक याद रखिएगा सभी। एक उभयलिंगी जीव का नाम, तो केचुआ। ठीक है, ये कुछ थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव है, जरा इस पर भी। मेंडल, तो मेंडल का हो जाएगा आनुवांशिक। वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एंड क्रिक डीएनए की संरचना। सटन का संबंध किससे है, जीन की संरचना। नर में लिंग का निर्धारण। ठीक है, तो इसका आ जाएगा वाई गुणसूत्र। और जनक पौधों से उत्पन्न पीढ़ी, तो इसका आ जाएगा पुत्री पीढ़ी। ठीक है, एमपी बोर्ड में अक्सर ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, तो हम कह देंगे मिट्टी। मिट्टी से कोई लेंस नहीं बनते। ठीक है, किसी बिंब पर का अवतल द्वारा पर सीधा प्रतिबिंब आभासी सीधा और बिंब पर बड़ा पाया जाता है, तो इसका जो उत्तर आ जाएगा दर्पण की फोकस दूरी। क्या कौन सा आ जाएगा, दर्पण की फोकस दूरी। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको देखा ही होगा, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो सभी को पता है अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी रहेगी, अनंत। ठीक है, इसी के बीच
यदि किसी वस्तु के अवतल दर्पण के सम्मुख वक्रता के केंद्र पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता के केंद्र पर। ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी बहुत बार बार आया है वाहनों के पीछे दृश्य देखने के लिए, तो उत्तल दर्पण। हम जो गाड़ियों पे जो कांच लगे रहते हैं ना, वो कौन से रहते हैं? उत्तल दर्पण। कौन से? वस्तु का उत्तल दर्पण की खासियत रहती है, वस्तु का प्रतिबिंब छोटा और सीधा बन दिखाई देता है। ठीक है। हम दर्पणों की पहचान कैसे करते हैं? दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब पर। एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर, तो उसके फोकस दूरी 50। ठीक है। हाँ, देखो बार बार ये क्वेश्चन आपके पूरी 10वीं पूरी आधे गोले दर्पण के फोकस दूरी वक्रता के त्रिज्या की आधी होती। कितनी रहती? आधी। या ये रिक्त स्थान में जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती तो यह अभिलंब से दूर हो जाती। क्या हो जाती? दूर। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा और उल्टा होता है। वाहनों के पीछे दृश्य को देखने के लिए दर्पण का आवर्धन एक से कम होता है। अवतल लेंस पर सदैव छोटा आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रकाश का किसी चिकनी सतह पर टकराकर माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश की चाल। ठीक है। वस्तु को हम, ये बहुत बार बार आता है क्वेश्चन कि वस्तु को हम किसकी उपस्थिति में देख सकते हैं? तो प्रकाश। ठीक है। जितनी जल्दी हो सके आप दर्पण सूत्र याद कीजिए। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। रेगिस्तान में मिर्ची का किस प्रकार का उदाहरण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है। ये दर्पण सूत्र वेरी IMP। आपतन किरण समतल दर्पण पे 30 का कोण बनाती है, तो परावर्तन किरण का कोण कितना रहेगा? 30 डिग्री। ठीक है। ये अपना एक सही जोड़ी है, आप सभी देख लीजिए। डायोप्टर। कभी सभी थोड़ी सी परेशानी आ जाती है, तो डायोप्टर लेंस की क्षमता कैसे नापी जाती है? डायोप्टर। उत्तर लेंस बीच में मोटा और किनारों पर पतला। अवतल लेंस की क्षमता E ऋणात्मक। एक सरलरेखी पथ। चौथे का C। प्रकाश का पृष्ठम। ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अच्छा, इंद्रधनुष बनने का कारण आपसे पूछा जाएगा। इंद्रधनुष बनने का कारण, तो वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? वर्ण विक्षेपण। ठीक है। आकाश का रंग नीला होने का कारण? प्रकाश का प्रकीर्णन। आकाश का रंग नीला होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन, याद रखिएगा। रखो यार जरा। चलो ये देखिए, पहला क्वेश्चन, टिंडल प्रभाव घने जंगल का वितान में सूर्य। आकाश का रंग नीला किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन। तारों का टिमटिमाना, वायुमंडलीय अपवर्तन और प्राकृतिक स्पेक्ट्रम इंद्रधनुष। ठीक है। ये हमारे इस लेसन के भी कंप्लीट हो गए। वीडियो बड़ा हो रहा है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्रतिरोध का मात्रक ओम। एक अश्वशक्ति 786 वाट। विभवांतर वोल्टमीटर। ठीक है। ये ओम का नियम V/IR। किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। शुद्ध जल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? 0। फ्यूज किसी संयंत्र में। ठीक है। बस 2 मिनट लास्ट ये स्क्रीनशॉट लेते लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन आना है। किसी परितंत्र के घटक उपयुक्त सभी हरे पादक किस पोष स्थिरता प्रथम। एक परितंत्र में मानव सर्वाहारी ऊर्जा का पिरामिड सदैव उल्टा। ओजोन परत को हानिकारक और रासायन CFC। ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव अपमार्जक हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। और ये अपना लास्ट। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर, और ग्लोबल वार्मिंग, संपूर्ण विश्व के क्रियाकलापों के तापमान को बढ़ना क्या कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग। अजैविक। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को सुना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।